नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। हमारे देश का जो कल्चर है, ये पारिवारिक कल्चर है और परिवार का बैकग्राउंड ये नाते और रिश्तों से गुथा हुआ है। नारी के नारी से रिश्ते जो अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, पुरुष के पुरुष के साथ रिश्ते जो अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, जैसे पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता। उसी प्रकार से महिलाओं में, नारियों में भी ऐसा ही है। माँ और बेटी का रिश्ता और बहन बहन का रिश्ता, ऐसे सारे जो है रिश्ते हैं। नर नारी के बीच का जो रिश्ता होता है, ये बहुत ही अनोखा रिश्ता माना जाता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, पिता पुत्री का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और माँ बेटे का रिश्ता, अनेक रिश्ते। यानी जैसे बताया कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है हमारा, ये नाते रिश्तों से एकदम गुथा होता है। कोई भी नर या कोई भी नारी रिश्ते से बचा हुआ नहीं रहता है। सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी ना किसी रिश्ते के माध्यम से। इन्हीं रिश्ते नातों में जो है एक रिश्ता होता है देवर भाभी का। देवर भाभी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है और देवर को छोटे पुत्र का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ देवर भाभी के बीच में हंसी मस्खरी इसकी छूट दी गई है, लेकिन वो शाब्दिक होना चाहिए और शब्द ही मर्यादित होने चाहिए। तो रिश्ता कोई भी हो पवित्र होता है, लेकिन रिश्ते के बीच में जो पात्र होते हैं, रिश्ते के जो पात्र होते हैं, वो रिश्ते की पवित्रता को कभी कभी भंग कर देते हैं, जिनकी वजह से समाज को काफी हीन भावना का शिकार होना पड़ता है, समाज को काफी असहज होना पड़ता है। आज की कहानी भी रिश्ते नातों से संबंधित है, इसी बेस पे है, परिवार और रिश्ते नाते के बेस पर ही है। कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है रामसर। बात 17 मई 2024 की है, दिन शुक्रवार। वही 10 बज रहे थे, 9:30 और 10 के बीच की बात है। रामसर थाना में जो है एक कॉल आती है। अब कॉल जब आती है, रिंग बजती है, तो थाने का एक कांस्टेबल फोन को रिसीव करता है। सामने से सूचना मिलती है कि रामसर थाना के ही अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बसरा, और बसरा गांव में एक लाला राम सुथार नाम के व्यक्ति रहते हैं अपने परिवार के साथ में। और इन्हीं के जो लाला राम सुथार हैं, इन्हीं का छोटा बेटा जिसका नाम था जोगाराम, उम्र करीब 18 साल, इसका किसी ने कत्ल कर दिया है। अब ये सूचना जैसे रामसर थाने को मिलती है, तुरंत थाने में हड़कंप मच जाता है पुलिसकर्मियों के बीच में, क्योंकि मामला गंभीर था, कत्ल से जुड़ा मामला था। अब सूचना पाकर रामसर थाने की पुलिस की एक टीम फौरन बसरा गांव के लिए रवाना हो जाती है और कुछ ही देर में जाके लाला राम सुथार के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते तो पुलिस देखती है कि परिवार में पूरा चीख पुकार मची हुई है, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, सब एकत्रित हैं, सब एक दूसरे के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि डेड बॉडी जोगाराम की नीचे नहीं, छत के ऊपर है। मई महीना था, गर्मी का सीजन था और जोगाराम छत पर सोए हुए थे और छत पर ही किसी ने कत्ल कर दिया। अब पुलिस की टीम सीधा छत पर पहुंचती है तो सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। अब वहां आसपास मौके पे मुआयना करते हैं तो वहां
कि शायद कोई सुराग मिल जावे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। और डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है और गंभीर वार किए गए हैं, यानी शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा हुआ था जहां पर वार ना किए गए हों। डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। ये सूचना तब तक जिले के जो आला अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के, उनको भी लग चुकी थी। कुछ ही देर में वो लोग भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जब वहां छानबीन करते हैं, मौके पे घटनास्थल पे सुराग जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वहां जब कुछ नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है आरोपियों का, तो पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम आती है, वहां पर अपना जो भी साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करना होता है इकट्ठा करते हैं। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, पंचायतनामा वगैरह करने के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहां पोस्टमार्टम होता है तो उसमें रिपोर्ट वही कत्ल की ही रिपोर्ट आती है, यानी जो बाहर से दिखाई दे रहा था अंदर भी वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था, यानी कत्ल हुआ था, ये कंफर्म हो जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर जोगाराम का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस वजह से किया, आरोपी कौन है, इन सब का पता लगाने का जब प्रयास शुरू होती है, यानी जांच पड़ताल जब शुरू होती है, तो सबसे पहले जो परिवार के सदस्य होते हैं, पुलिस इन्हीं से पूछताछ शुरू करती है कि जब तक आंतरिक सुराग नहीं मिलता है, कुछ आंतरिक क्लू नहीं मिलता है, तब तक जांच पड़ताल आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आंतरिक जो सुराग होता है वो जानकारी के लिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ पुलिस करती है। तो परिवार के लोग यही बताते हैं कि 16 मई को शाम को वही 8-9 बजे के आसपास परिवार के सदस्य अपना भोजन वगैरह किए, खाना पीना खाए और उन्हीं के साथ जोगाराम भी खाना खाया। तो गर्मी का महीना था, तो खाना खाने पीने के बाद जो परिवार के सदस्य थे, कुछ लोग जो पुरुष थे वो बाहर अपना घर के बाहर जो द्वार होता है वहां अपना खाट वगैरह बिछा के सो जाते हैं। जो घर की महिलाएं होती हैं अलग अलग कमरों में जाती हैं, वहां जो भी पंखा होता है कूलर होता है लगा के सो जाती हैं। लेकिन जोगाराम छत पे चला जाता है अपना बिस्तर लेके और वहीं पर सो जाता है। और रात बीत जाती, सुबह जब होती है तो 8 जब बज जाते हैं, तब तक जोगाराम सोकर नहीं उठा था। तो परिवार के जो सदस्य थे उन्हीं में से एक लोग जो है वहीं पर जोगाराम की घर में ही एक भतीजी थी 5 साल की, उसको बोलते हैं कि जाके चाचा को जो है जगा दो, वो अभी तक उठे नहीं हैं। अब वो 5 साल की बच्ची छत पर जाती है और चाचा चाचा करती है 3-4 बार, तो जोगाराम कुछ बोलते नहीं है। तो वो बच्ची चद्दर पकड़कर खींच देती है, क्योंकि जब आरोपियों ने कत्ल किया था तो कत्ल करने के बाद ऊपर से चद्दर उड़ा दिया था, तो उस चद्दर को लड़की जो है खींच देती है। और जब चद्दर को खींचती है तो देखते हैं कि वहां खून पड़ा हुआ है। अब छोटी सी बच्ची खून देख के जो है वो चीख पड़ती है, चिल्लाने लगती है, घबरा जाती है। अब वो चीखते हुए जीने पर आती है, यानी सीढ़ियों पे आती है और अपनी माँ और अपनी बुआ को आवाज देती है और रोती रहती है। अब बुआ और लड़की की माँ जब उसको देखती हैं कि रो रही है और छत के ऊपर बुला रही है, तो जो बुआ होती है माँ होती है, उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब लड़की की माँ और उसकी बुआ भागकर छत पे पहुंचती हैं और वहां जैसे जोगाराम की डेड बॉडी देखती हैं, जोगाराम मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए हैं, तुरंत उनको चीख निकल जाती है, चीखने चिल्लाने लगती हैं। अब उनकी चीख पुकार सुनकर जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं वो भी एकत्रित होते हैं। देखते ही देखते परिवार के जो लोग होते हैं उनमें चीख पुकार मच जाती है। अब उनकी चीख पुकार सुनकर जो है जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, एक एक करके सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। अब ये जानकारी जब परिवार वालों से पुलिस को मिल जाती है तो फिर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। और जांच पड़ताल जब आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या जोगाराम का किसी से कोई झगड़ा विवाद हुआ था या कोई दुश्मनी हुई थी, क्या हुआ था, ये पता लगाने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ में
ये भी पता लगाती है पुलिस कि जोगाराम के माध्यम से क्या किसी को लाभ मिलने वाला था, जो लाभ कुछ अवरोध पैदा हो गया हो, किसी कारण से अवरोध पैदा हो गया हो, या किसी को लाभ मिल रहा था, जो जोगाराम है वो बीच में जो है दखल दे रहा था। ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं उन्हें पुलिस जानने का प्रयास करती है। काफी प्रयासों के बाद पुलिस को यही पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जोगाराम के माध्यम से किसी को कोई नुकसान होने वाला था, या जोगाराम का किसी के साथ झगड़ा विवाद हुआ था, या जोगाराम के किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी। ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है। तो पुलिस जिस दिन जोगाराम की डेड बॉडी मिली थी, तो उसी डेड बॉडी के पास में उनका टूटा हुआ फोन पड़ा था, मोबाइल फोन। तो पुलिस ने उसे जब्त कर लिया था। अब पुलिस को जब पता लगाने का प्रयास करती है, इधर उधर कोई क्लू जब नहीं मिलता है, तो फिर मोबाइल का सहारा लेती है। जोगाराम के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाते हैं, और जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं और उसका बारीकी से जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें परिवार के ही एक सदस्य का नाम सामने आता है। कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं, कुछ ऐसा वीडियो और तस्वीर निकलकर सामने आती है कि पुलिस को संबंधित व्यक्ति पे संदेह हो जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होते हैं, बल्कि मृतक जोगाराम जो था उनकी भाभी होती है, मंजू। मंजू के पति का नाम सुरेश ये होती हैं। अब पुलिस मंजू से पूछताछ शुरू करती है जोगाराम के कत्ल से संबंधित। तो मंजू पहले पुलिस को इधर उधर की बात बताती है, पुलिस को काफी घुमाने का प्रयास करती है, अपना बरगलाने का प्रयास करती है, अलग अलग तरीके से बातें बनाती है। और जैसे जैसे मंजू होशियारी दिखाती है, बातें बनाने का प्रयास करती है, पुलिस को उस पर संदेह गहराता जाता है। पुलिस पहले सहूलियत से पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब ज्यादा घुमा फिरा दिया पुलिस को, तो पुलिस फिर कड़ाई करती है। अब जब कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है, कड़ाई दिखाती है मंजू को, तो क्षण भर में मंजू टूट जाती है और फिर जोगाराम के कत्ल का जो गुनाह होता है वो स्वीकार कर लेती है। और इसी के साथ साथ ये भी बताती है कि जोगाराम के कत्ल को मैंने अकेले नहीं, बल्कि हमारा एक नाबालिग प्रेमी है वो भी साथ में था। यानी मंजू स्वयं और मंजू का एक नाबालिग प्रेमी था जो घर के अंदर का ही था। ये दोनों मिलकर रात को छत के ऊपर जाकर जोगाराम का कत्ल कर दिए थे। एक सब्जी काटने वाला चाकू और एक छोटी सी कुल्हाड़ी घर में थी, उसी कुल्हाड़ी से मार दिए थे। अब पुलिस इस कत्ल से संबंधित जो कहानी होती है, इसका जो बैकग्राउंड होता है, ये कत्ल क्यों किया, किस वजह से किया, क्या दुश्मनी थी जोगाराम से, इसकी जो पूरी जानकारी होती है, पूरी कहानी होती है, ये जानने का प्रयास पुलिस करती है। तो मंजू पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती है। और ये पूरी कहानी जब पुलिस को पता चलती है, पुलिस सुनती है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। और जब जोगाराम के परिवार वालों को इस पूरी कहानी की जानकारी होती है, तो सबके सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि घर की जिस औरत पे परिवार के लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, और जिस औरत को अपने परिवार का सबसे जिम्मेदार, जवाबदार और सबसे सलीकेदार औरत मानते थे, वो कुछ और ही थी जो परिवार के लोगों को जानकारी नहीं थी। मंजू जो कहानी बताती है वो कहानी इस प्रकार से होती है कि मंजू के पति सुरेश ये महाराष्ट्र के पूना में रहकर नौकरी करते थे काफी दिनों से। तो जब सुरेश पूना में होते थे, तो जो मंजू थी उसकी पत्नी घर पर ही रहती थी, परिवार के साथ में रहती थी, विवाह थी। तो इन्हीं के परिवार का एक सदस्य जोगाराम था। बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब जोगाराम की उम्र वही 15.5-16 साल की थी, वो भी नाबालिग था। तभी मंजू और जोगाराम के बीच में जो है संबंध बन जाता है, यानी अवैध संबंध हो जाता है। देवर भाभी के बीच में अवैध संबंध हो जाता है। किसी को कानो कान पता नहीं चलता है, संबंध आगे बढ़ते रहता है। लेकिन बात आज से 6 महीना पहले की है। जोगाराम पूना पहुंच जाता है अपने बड़े भाई सुरेश के पास,
और वहां पर वो भी नौकरी कर लेता है। तो अभी तक मंजू के पति सुरेश जब पूना में थे कई सालों से, तो देवर के साथ उसने संबंध बना के जो उसकी शारीरिक डिमांड थी वो पूरी कर रही थी, पूरा हो रहा था, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब पति तो पूना में रहता ही था, प्रदेश में रहता ही था। अब जिस देवर के साथ उसका कनेक्शन था, रिलेशन था, वो देवर भी वहीं पर पहुंच गया था। अब ये पूरी तरह अकेली पड़ गई। इससे लगा कि अब उसका कैसे जो शारीरिक खुराक होता है पूरा होगा। तो मंजू वहीं अपने ही परिवार में, परिवार का मतलब जैसे दो परिवार होते हैं, एक ही परिवार का दो हिस्सा होता है। यानी लाला राम जो मंजू के ससुर हैं, उनका एक भाई है, छोटा भाई, छोटे भाई का लड़का जो मंजू का जेठ लगता था, यानी पितियाउत जेठ लगता था मंजू का। तो जेठ का एक बेटा था, वो भी नाबालिग था, जो जोगाराम का दोस्त था, उसके साथ ज्यादा पड़ती थी और इसी वजह से मंजू के घर पे उसका आना जाना ज्यादा था। जब जोगाराम पूना चला गया तो उसी नाबालिग भतीजे के साथ, यानी मंजू के जेठ का लड़का मंजू का भतीजा हुआ, तो उस भतीजे के साथ जो नाबालिग था मंजू के फिर से रिलेशन हो जाते हैं। अब पहले देवर भाभी के बीच रिलेशन था, यानी पहले देवर से रिलेशन बनाई थी। अब देवर जब कमाने के लिए प्रदेश चला गया तो भतीजे के साथ यानी जेठ के लड़के के साथ उसने संबंध बना लिया। अब जब देवर के साथ संबंध बनाई थी तब देवर भी नाबालिग था। अब जब भतीजे के साथ संबंध बनाई तो भतीजा भी नाबालिग ही था। अब उसके साथ संबंध आगे बढ़ने लगता है। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, करीब 6 महीना जब बीत जाता है तो मई महीने के 4 मई की बात है, 2024 4 मई, जिस दिन ये घटना घटी है 17 मई को, उससे 12-13 दिन पहले यानी 4 मई को जोगाराम पूना से वापस घर आया था। अब यहां पर जब घर आया तो जोगाराम और मंजू के बीच पहले से ही अपना रिलेशन था ही। अब मंजू अपने भतीजे से रिलेशन बना चुकी थी, उसके साथ रिलेशन हो गया था, ये जानकारी जोगाराम को नहीं थी। तो जोगाराम जब घर पहुंचा 4 मई को तो फिर से मंजू के साथ संबंध बनाने के लिए कहा, बोला, तो मंजू ने संबंध बनाने से मना कर दिया। अब जब उसने संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो फिर जोगाराम परेशान हो गया। अब वो पता लगाने लगा कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, इतने सालों से रिश्ता कायम था, लेकिन 6 महीने के लिए मैं परदेश चला गया, उसके बाद मंजू अब इनकार कर रही है, कारण क्या है। अब वो जब पता लगाने लगता है तो 2-4 दिन के अंदर ही पता चल जाता है कि मंजू का उसके दोस्त के साथ रिश्ता हो चुका है। ये जानकारी जोगाराम को हो जाती है। तो 6 महीना पहले जब जोगाराम पूना गया था, उससे पहले जब मंजू के साथ रिलेशन बनाता था तो इसी बीच में कुछ उसने वीडियो वगैरह जो होता है, फोटो का क्लिप होता है, ये निकाल कर अपने पास रख लिया था। और इस बार जब पूना से लौट के आया और मंजू से संबंध बनाने के लिए कहने लगा और वो संबंध बनाने से जब इनकार कर दी और पता लगाया तो पता चला कि नाबालिग दोस्त के साथ मंजू के संबंध हो गए हैं, इसलिए मेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है। तो फिर वही जो वीडियो की क्लिप होती है, जोगाराम उसी क्लिप को उठा के मंजू के सामने पेश कर देता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे, वायरल कर देंगे। अब मंजू डर जाती है, अब क्या करें। अब वो सोचती है कि अगर संबंध नहीं बनाएंगे तो ये वीडियो कहीं लोगों को दिखा दिया, वायरल कर दिया तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो जाएगी, जीते जी मरना पड़ेगा। मंजू बहुत ज्यादा डर जाती है और ना चाहकर भी उसी डर के साये में जोगाराम के साथ संबंध बनाती है। अब संबंध तो बना लेती है, लेकिन वो सोचती है उस वीडियो को लेकर ज्यादा वो आहत होती है, ज्यादा वो भयभीत रहती है कि संबंध तो अनिच्छा ही सही लेकिन बना ली थी, लेकिन वो सोचती है कि अब इससे ब्लैकमेल हो सकती है वो, क्योंकि जोगाराम के साथ वो संबंध बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके भतीजे के साथ संबंध हो गए थे और इस वीडियो के डर से वो संबंध बनाई थी, एक बार बना ली। अब उसके समझ में आता है कि इस वीडियो के माध्यम से उसका ब्लैकमेल करेंगे और बार बार जोगाराम अनिच्छा
के बावजूद संबंध बनाने के लिए कहेगा और बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगी तो वो वीडियो को वायरल कर देगा। और संबंध बनाते बनाते भी अगर किसी दिन कुछ गुस्ताखी हो जाती है, अगर गलती से उसने जो है मूड बना लिया, वायरल कर दिया, किसी को दिखा दिया, तब क्या होगा। अब वो सोचते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वो जोगाराम से कहती है कि वीडियो सबसे पहले आप डिलीट कर दीजिए। आपने संबंध बनाने के लिए कहा, मैंने संबंध बना लिया और अब तुम जान ही गए हो हमारा संबंध उसके साथ में है, तो अब आपके साथ हम संबंध में नहीं रह सकते हैं, इसलिए वीडियो को डिलीट कर दो। अब जोगाराम कहता है कि ठीक है, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, वो नहीं डिलीट करता है और कंटिन्यू वही वीडियो का की वजह से जो है मंजू के साथ संबंध बनाता रहता है। अब मंजू जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वीडियो डिलीट नहीं करता है, उसी की वजह से मंजू ना चाहकर भी उसके साथ संबंध बनाना पड़ता था। तो एक दिन जो है वो अपने नाबालिग प्रेमी के साथ, जो भतीजा था, उसके साथ मिलकर प्लान बनाती है जोगाराम को यानी रास्ते से हटाने का, कत्ल करने का। उसे लगता है कि ये जीवन भर इसी तरह परेशान करता रहेगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। रास्ते से हट जाएगा, जीवन भर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरी मुसीबत ही टल जाएगी। और इसी वजह से जो है नाबालिग प्रेमी के साथ वो प्लान बनाती है कि जोगाराम को अब खत्म कर देना है। नाबालिग प्रेमी भी तैयार हो जाता है। अब जब वो भी तैयार हो जाता है तो फिर अपना समय का इंतजार करने लगते हैं। मंजू अपना समय का इंतजार करने लगती है कि कोई सही मौका मिले, सही समय मिले, तो उसी दिन जोगाराम को खत्म कर देते हैं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 16 मई आ जाता है और 16 मई शाम को वही 8-9 बजे सब लोग खाना पीना खाते पीते हैं और सब अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं और जोगाराम अपना बिस्तर लेके अकेले छत पे चला जाता है। अब मंजू को लगता है कि बस आज का समय सबसे बेहतर समय होगा, आज ही इसको रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि जोगाराम छत पे अकेले है, कुछ भी किया जा सकता है सोने के बाद में। अब वो इंतजार करने लगती है जोगाराम के सोने का और जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनके सो जाने का, क्योंकि अभी तक सब लोग जगे हुए थे, सब अलग अलग जगहों पे लेट तो गए थे, अपने अपने बिस्तर पे पहुंच चुके थे, लेकिन सोने में थोड़ा समय लगता है, तुरंत तो कोई नहीं सो जाता है। मंजू को नींद ही नहीं आ रही थी, उसकी जो नींद थी वो तो गायब हो चुकी थी, बस अपने कमरे में पहुंच गई थी और सभी के सो जाने का इंतजार कर रही थी। कैसे क्या करना है ये पहले ही उसने सोच विचार लिया। रात को जब आधी रात का समय हो जाता है और पूरे घर में, पूरे गांव में जब सन्नाटा पसर जाता है, सब सो जाते हैं, जो जहां होते हैं वहीं सोए रहते हैं, तो चुपके से उठती है, अपने कमरे से बाहर आती है, घर का जो मुख्य दरवाजा है खोलती है, वहां से बाहर निकलती है दबे पांव, और जो उसका नाबालिग प्रेमी बगल के ही घर पे था, जाती है, उसे जगाती है, बाहर ही था, उसे अपने साथ बुलाकर लाती है और सीधा जो खाना वगैरह जो बनाते हैं वहां पर किचन पर जो है अपना सब्जी काटने वाला चाकू रहता है वो लेती है, एक कुल्हाड़ी होती है वो लेती है, कुल्हाड़ी अपने पास में लेती है, चाकू नाबालिग जो प्रेमी होता है उसको पकड़ा देती हैं और छत पे चले जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला वार कुल्हाड़ी से मंजू ही जोगाराम के सिर पे करती हैं और एक ही वार में जोगाराम के सिर में वो कुल्हाड़ी धंस जाती है और वो लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद एक के बाद एक वार अपना मंजू और जो उसका प्रेमी होता है दोनों मिलकर जो है करना शुरू कर देते हैं जोगाराम के शरीर के अलग अलग हिस्सों पे। अब मंजू कुल्हाड़ी से वार कर रही होती है और प्रेमी जो होता है वो चाकू से वार कर रहा होता है और कुछ ही देर में लहूलुहान होकर जोगाराम की वहीं बिस्तर के ऊपर ही मौत हो जाती है। उसे चीखने चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिलता है, उठने का भी अवसर नहीं मिलता है और शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता है जहां पर कुल्हाड़ी और चाकू से वार ना किया गया हो। अब जब इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि जोगाराम की अब मौत हो चुकी है, उसके बाद मंजू वहीं पर जोगाराम चद्दर लेके गया था, उसी चद्दर को उठाती है और उसके डेड बॉडी पे डाल देती है। और डेड बॉडी पे डालने के बाद ये लोग चुपचाप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर आते हैं और दबे पांव
अपना घर के जो मेन दरवाजा होता है वहां पहुंचती है। प्रेमी को मंजू बाहर घर से निकाल देती है। जब प्रेमी बाहर निकल जाता है तो चुपके से अपना जो मकान होता है, घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है, बंद करके वापस अपने कमरे में जाती है और चुपचाप लेट जाती है। ये कहानी पूरी मंजू जब पुलिस के सामने बयां करती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और घर वाले भी सन्न रह जाते हैं, और जो आसपास के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, सबके सब हैरान परेशान कि चाची भतीजे के बीच का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, यानी माँ और बेटे के समान का रिश्ता होता है, माँ और बेटे के तुल्य का रिश्ता होता है। उसके बावजूद मंजू ने इतनी बड़ी हरकत की। जो बच्चा था वो नाबालिग था, लेकिन मंजू तो बालिग थी, ये तो बड़ी थी। अगर वो नहीं सोच पाया तो इसको तो सोचना चाहिए था। यानी सबके सब हैरान परेशान। अब ये खुलासा जब पुलिस कर देती है सभी के सामने, उसके बाद में जोगाराम के एक भाई, बड़े भाई, वो अपना पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने भाई जोगाराम के कत्ल की एक तहरीर देते हैं। उस तहरीर में अपना मंजू और जो एक नाबालिग उसका प्रेमी होता है उसका नाम डालते हैं, और फिर इसी बेस पर मंजू के ऊपर पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज करती है। उसका जो नाबालिग प्रेमी होता है उनके खिलाफ केस दर्ज करती है, और फिर मंजू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और जो उसका नाबालिग प्रेमी होता है उसे पकड़कर अपना जो बाल संरक्षण गृह होता है पुलिस वहां पर भेज देती है और आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।